AMD versus Intel, such a topic on which n number of creators have made a topic. बट उन लोग ने क्या किया है, उन लोग ने ऐसे कंपैरिजन बेस्ड वीडियोस बनाई है कि एक CPU वर्सेस दूसरा CPU, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से. बट वाई डोंट वी ट्राई समथिंग डिफरेंट. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ अलग ऐसा बात करने वाला हूँ जो कि आपकी आंखें खोल सकता है कि AMD वर्सेस इंटेल में एक्चुअली में फ़र्क क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव. आप लोग देख रहे हैं वेलकम टेक टिप्स. मेरे चैनल पर बात की जाती है पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में. तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, डेफिनेटली कर चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट फेल डू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे डिस्कस चीज़ें करने वाला हूँ, लाइक कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, सच एज स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर एंड मतलब सॉफ्टवेयर सपोर्ट, लाइक अंडरवोल्टिंग है कि नहीं एनेबल्ड आपको लैपटॉप CPUs में, लाइक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है लैपटॉप में. तो इनके बारे में डिस्कस करने वाला एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है? तो जो आपको स्ट्रक्चर में आपको फ़र्क जो मेन आपको देखने को मिलता है वो आपको CPU के पिन्स है वो आपको देखने को मिलते हैं ऑन द मदरबोर्ड इन केस ऑफ इंटेल, वेराज इन AMD आपको जो पिन्स है वो आपको CPU के ऊपर देखने को मिलते हैं, विच विल इंश्योर कि आपका यहाँ पे CPU मतलब इट को पूरा करे. तो यहाँ पे यही होता है CPU का काम. तो ऑफकोर्स वही होता है ना, पिन्स का काम वही होता है कि आपका फंक्शनैलिटी सारी फुलफिल होनी चाहिए. तो वो जो है वो आपका इंटेल में जो है वो आपका सॉकेट में लगा रहता है, जो कि हर 2 साल में चेंज होता है, वेराज इन केस ऑफ AMD आपको CPU में ही देखने को मिलता है. बट देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर इंटेल, क्योंकि यहाँ पे इंटेल के साइड में आपको जो पिन्स है वो आपको क्योंकि सॉकेट में देखने को मिलता है. तो अगर आप CPU का माउंट डीमाउंट कर रहे हो तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगेगा कि CPU के पिन्स बेंड हो गए, बिकॉज एवरी पिन ऑफ अ CPU हैज़ इट्स ओन फंक्शनैलिटी. एक CPU पिन का बेंड हो गया तो इट विल लीड टू डैमेज ऑफ योर CPU. तो इसके लिए यहाँ पे AMD ने भी मतलब AM5 सॉकेट में भी मतलब आपको पिन्स आपको वो सॉकेट में ही देखने को मिलेंगे, जो कि अभी मतलब AMD का जो अभी सॉकेट चल रहा है वो है अभी आपका AM4 सॉकेट है, विच इज़ गोइंग टू अबाउट टू एंड. अब बात करते हैं इनके IHS के बारे में. अब IHS क्या होता है? IHS एक ऐसा कंपैरेटर होता है जो कि आपका काम करता है कि आपका CPU के मतलब जो हीट डिसिपेशन होता है उसका काम करता है, और वो एल्यूमिनियम या कॉपर का बना हुआ मिलता है आपको, IHS मिलता है. और यहाँ पे IHS में कुछ आपको इम्प्योरिटीज़ या इम्परफेक्शंस आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एयर स्पेसेस आपको देखने को मिलता है, और उसी की वजह से आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब आपको हीट डिसिपेशन में आपको मतलब हीट ट्रांसफर में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, जिसके लिए आप थर्मल पेस्ट यूज़ करते हो. अब यहाँ पे क्या होता है, इंटेल के साइड में जो आपको IHS देखने को मिलती है वो होती है केस ऑफ AMD, whereas in case of Intel आपको जो IHS देखने को मिलती है दैट इज नॉट सोल्डर्ड. अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सोल्डर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे डील्डिंग कर सकते हो. अब डील्डिंग से क्या होता है, क्योंकि आप उसको खोल के अंदर वहाँ पे लिक्विड मेटल एप्लीकेशन कर सकते हो, विच विल लीड टू लोअर टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपको हायर क्लॉक स्पीड्स, हायर स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है. एंड यहाँ पे AMD की साइड में बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप खोल नहीं सकते तो आपको ऊपर की साइड ही आपको देखने को मिलेगा. तो आप थर्मल पेस्ट यूज़ करो या लिक्विड मेटल, इट विल परफॉर्म वन एंड द सेम. अब यहाँ पे ख़त्म होता है आपका स्ट्रक्चर की बात, जो IHS के बारे में हो गया. अब बात करते हैं इनके ट्रांजिस्टर डेंसिटी के बारे में. अब बात करो इंटेल के साइड में, तो रॉकेट लेक जो CPU है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 10 नैनोमीटर हाइब्रिड आर्किटेक्चर. इन एक्चुअल इट्स 14 नैनोमीटर, वेराज इन केस ऑफ AMD आपको 7 नैनोमीटर का प्रोसेस नोड देखने को मिलता है. इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट आपको देखने को मिलता है. वो CPU लोअर TDP पे वो अच्छे से रन कर पाता है. इन केस ऑफ लैपटॉप ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, तो अगर आप यहाँ पे क्योंकि अगर लोअर TDP पे रन करें, द जॉब ऑफ ट्रांजिस्टर डेंसिटी विल गेट द जॉब डन ऑन लोअर TDP एज वेल. अगर आप इंटेल का 100 वाट का कंपेयर करो एंड लाइक नहीं सॉरी 100 वाट नहीं, अगर आप इनके काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन हो गया इनका 45 वाट, अगर आप यहाँ पे 50 या 55 वाट के साथ कंपेयर करो विद 35 वाट या 45 वाट इन AMD का, तो वो सेम ही परफॉर्म करेगा, ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलता. और अगर आप यहाँ पे पावर लिमिट्स भी डिसेबल करो, थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा. बट
यहाँ पे जो अगर पावर लिमिट्स आपने डिसेबल की है और वो अगर आप AMD के 7 नैनोमीटर से कंपेयर करो तब जाके आपको वैसी परफॉर्मेंस मिलती है। मगर अगर आप पावर लिमिट्स रखो 45 वाट या 65 वाट का तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है इन परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रिडक्शन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे 7 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर डेंसिटी यूज़ किया, तो आपको इसके लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन AMD की तरफ जाता है। ऑल्दो यहाँ पे 10 नैनोमीटर का भी आने वाला है और यहाँ पे क्योंकि 7 नैनोमीटर डिज़ाइन आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, AMD कैन फिट अप टू 16 कोर्स, whereas in Intel you can fit only up to 8 कोर्स और 10 कोर्स, मैक्स टू मैक्स 10 कोर्स, उससे ज़्यादा नहीं आप फिट कर सकते। कि CPUs बनाता कौन है, तो अगर इनकी बात करूँ कौन इनके CPUs बनाता है, तो अगर आपकी AMD की साइड से बात करूँ तो AMD की साइड से तो वो इट आउटसोर्स इट CPUs टू TSMC, whereas in case of Intel अपने खुद के CPUs खुद से बनाता है, बट अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर्स इट्स गोइंग टू आउटसोर्स इट्स CPUs मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो किसी और को जाके दे ही सकता है Intel। तो यहाँ पे क्योंकि इंटेल का अभी यहाँ पे सीन क्या है, इंटेल का जो मतलब वो अपना खुद का CPU तो अपने हिसाब से खुद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है, बट जो ट्रांजिस्टर्स का फॉर्मेशन है, कैसा आर्किटेक्चर है, वो सारा चीज़ें इंटेल नहीं, मतलब जो AMD के साइड से मतलब बात करूँ जो जो आउटसोर्स कर रहा है, तो AMD की साइड में वही बना रहा है अपना CPU, वो अपना आर्किटेक्चर डिसाइड कर रहा है एंड काफ़ी सारी चीज़ें AMD डिसाइड कर रहा है और वो जाके TSMC बना रहा है। और तो उनके पास काफ़ी सारे काम है, मतलब और भी चीज़ें वो लोग डिज़ाइन करते हैं, लाइक ग्राफिक कार्ड में भी वो लोग इन्वॉल्व है ही। तो यहाँ पे इंटेल में मतलब खुद का बनाता है, AMD अपना TSMC से बनवाता है। अब बात करें इनके आर्किटेक्चर के बारे में, तो यहाँ पे जो AMD का आर्किटेक्चर है इट फॉलोज अ CCX डिज़ाइन, ऑल्दो यहाँ पे लैपटॉप्स में आपको मोनोलिथिक डिज़ाइन देखने को मिलता है एंड इन केस ऑफ इंटेल आपको वहाँ पे मोनोलिथिक डिज़ाइन आपको लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स दोनों में आपको देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ मतलब लाइक आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो आपको एल्डर लेक में हाइब्रिड चिपलेट डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ अ कॉपी, समवॉट काइंड ऑफ कॉपी तो नहीं बोल सकता, इट इज समवॉट काइंड ऑफ लाइक चिपलेट डिज़ाइन, CCX डिज़ाइन ही हो सकता है। जो प्योर आपको CCX डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा वो आपको 13th जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तो मतलब समझ जाओ कि कौन सा कैसा आर्किटेक्चर है। अगर आपको समझना है कि मैंने मोनोलिथिक और चिपलेट डिज़ाइन क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन चेक इन द आई कार्ड, आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैंने पूरा डीपली एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पे मैं करने बैठा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है मोनोलिथिक और चिपलेट डिज़ाइन में, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। अब मदरबोर्ड के बारे में बात करें ही कि यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी पाथ के बारे में बात करें, तो इंटेल के साइड में आपको ज़्यादा अपग्रेडेबिलिटी पाथ देखने को नहीं मिलता। इन केस ऑफ AMD यू गेट अ लॉन्ग अपग्रेडेबिलिटी पाथ की, मतलब यहाँ पे सॉकेट का मैटर करता है। अब यहाँ पे जो सॉकेट यूज़ होता है वो कम से कम 4 से 5 साल चलता है, बट इन केस ऑफ इंटेल यहाँ पे कम से कम मतलब रेयरली हार्डली 2 साल चलेगा, उसके बाद इट वुड बी डेड आउट। मतलब यहाँ पे समझ सकते हो कितनी बुरी लगी हुई है इंटेल की साइड में, मतलब अपग्रेडेबिलिटी में। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि आपको अपग्रेडेबिलिटी देखना चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए अपग्रेडेबिलिटी, क्योंकि जो एक 40-50 हज़ार या 60 हज़ार का CPU ले ही सकता है, वो एटलीस्ट एक 20 हज़ार का मदरबोर्ड और ही स्पेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ और कंसिडर करने वाली है, वो है VRM। अब VRM में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से जो आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके CPU को क्लीन से क्लीन पावर सप्लाई आपको प्रोवाइड कराए। अब ऐसे तो अपग्रेडेबिलिटी के लिए आपको पावर सप्लाई भी अपग्रेड करना पड़े, क्या पता है जो आगे चल के आपको CPU जो आप ले रहे हो वो पावर कंजम्पशन आउट ऑफ पावर कंजम्पशन रहे, हो सकता है जो आपने ग्राफिक कार्ड लिया वो पैर अप ना हो पाए, हो सकता है आपको बॉटलनेक जो देखने को मिले, हो सकता है कि और सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपका मदरबोर्ड का बायोस हो गया, हो सकता है वो अपने आने वाले फ्रेश बायोस में जो है वो शायद आपके जो मदरबोर्ड में उसमें आपको मिले ही ना, और हो सकता है वो सपोर्ट ही ना करे। तो ये चीज़ें भी हो सकता है कुछ ऐसे बायोस अपडेट आए जिसकी वजह से आपको आगे और परफॉर्मेंस गेन आपको देखने को मिले इन विद CPU। क्या आपका हो सकता है वो CPU चल भी जाए, बट आपका वो बायोस जो है वर्जन
दैट इज़ डिग्रेडिंग योर परफॉर्मेंस, ऐसा आपको हो सकता है आपको देखने को मिले। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अब सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर तो VRM ही है। अगर आपका क्लॉक स्पीड ढंग से मतलब बूस्ट ही नहीं हो रहा क्लॉक स्पीड्स, तो ऐसे मदरबोर्ड का फ़ायदा ही क्या, ऐसे CPU का फ़ायदा ही क्या। तो आपको मदरबोर्ड में इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स लाइक हार्डवेयर रिव्यूज जो करते हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा रह सकता है कि मतलब मदरबोर्ड का रहना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करता हूँ। समझो आपने एक Ryzen 3 1200 लिया एंड आपने उसके साथ एक 8320 मदरबोर्ड लिया एंड आपने आगे चल के सोचा मैं उसके साथ 3700X पेयर करूँ। तो यहाँ का मिसकंसेप्शन हो सकता है कि मेरा 3700X उसके साथ कंपैटिबल हो। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ऑल्दो यहाँ पे सॉकेट तो लग जाएगा, आपका CPU फिट हो जाएगा, CPU बूटअप हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे पावर लिमिट थ्रॉटलिंग देखने को मिलेगी। जब वो VRM केपेबल ही नहीं है कि आपकी वो क्लॉक स्पीड्स को बूस्ट कर पाए, तो ऐसे मदरबोर्ड का फ़ायदा ही क्या। तो इसके लिए आपको हमेशा मदरबोर्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसी के साथ साथ मैं अपने लास्ट पॉइंट पे जाना चाहूँगा, जो कि होगा अंडर वोल्टिंग। अंडर वोल्टिंग एक क्या फीचर है? अंडर वोल्टिंग एक ऐसा फीचर है जहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर पाओ, जिसकी वजह से जो आपका लैपटॉप हीटअप हो रहा था दैट विल बी कम्प्लीटली क्योर्ड अप। अब क्योंकि यहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप अंडर वोल्टिंग करते हो तो इट टेंड्स अप टू रीच हायर क्लॉक स्पीड्स एंड यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। डिपेंड्स अपॉन CPU टू CPU एंड यूज़र टू यूज़र, उसका कितना स्टेबल रह सकता है अंडर वोल्टिंग, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बट अगर आप ऐसे पागलों की तरह अगर -140 पे लेके जाओ मिली वोल्ट पे, तो वहाँ पे वैसी हरकतें मत करना प्लीज़। ऐसा मत करना, आपका CPU कम्प्लीटली लॉकडाउन हो सकता है। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपका CPU कम्प्लीटली इनस्टेबल हो सकता है एंड आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो डू ऑप्टिमाइज योर वोल्टेजेस की मतलब, एंड यहाँ से आपको मतलब एक और फ़ायदा आपको देखने को मिलता है, आपको बेटर ओवरक्लॉकिंग आपको देखने को मिलती है। लाइक सेफ ओवरक्लॉकिंग ही हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे आपके बूस्ट क्लॉक्स मतलब बढ़ रहे एंड यहाँ पे इसकी वजह से आपको जो देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस एंड बेटर मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद फीचर हो सकता है। एंड यहाँ पे एक फ्लॉ आता है AMD की साइड में। आपको जो AMD की साइड में आपको फ्लॉ देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है कि AMD के CPUs में आप अंडर वोल्टिंग नहीं कर सकते इन लैपटॉप CPUs, वेरएज इन डेस्कटॉप आपको One UI UMS करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। आप Ryzen मास्टर लैपटॉप में नहीं चला सकते, दैट्स नॉट कंपैटिबल। वेरएज इन इंटेल आपको थ्रॉटल स्टॉप या XTU के थ्रू, जो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में चल जाता है, तो आप उसके थ्रू आप लैपटॉप में अंडर वोल्टिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से अब लैपटॉप अंडर वोल्टिंग किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इट वुड बी मोस्ट प्रेफरेबल फॉर दोज हु डोंट वांट टू ओपन द बैक एंड, मतलब वहाँ पे उन लोग को मतलब थर्मल पेस्ट चेंज नहीं करना, उन लोगों को मतलब लाइक एवरीवन इज़ नॉट फीजिबल। ऑल्दो आपको यहाँ पे थर्मल पेस्ट चेंज करना पड़ता है, बट क्योंकि वारंटी इशूज़ की वजह से एंड काफ़ी सारे इशूज़ की वजह से दे फियर अप, एंड वो फियर की वजह से वो लोग थर्मल पेस्ट चेंज नहीं कर पाते। तो इसी के साथ साथ मतलब यहाँ पे अंडर वोल्टिंग को यूज़ करके वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस गेन यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप एक अंडर वोल्टिंग फीचर फॉलो करते हो तो यू कैन गेट बेटर क्लॉक स्पीड्स और आपका इवन थर्मल वेलोसिटी बूस्ट भी एनेबल हो सकता है, अगर आप एक अच्छा खासा यूज़ करते हो एक थर्मल पेस्ट। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।